यू कैन हील योर लाइफ जैसी बेस्ट सेलर लेखिका लुइस एल हे की एक और प्रभावशाली एवं सशक्त पुस्तक जीत का जश्न, जो आपको सफल बनाकर जीत का जश्न मनाने में आपकी सच्ची साथी होगी। ये किताब हिंदी अनुवाद है द पावर इज विद इन यू इस बेहतरीन किताब का। इस किताब के भाग 1 का अध्याय 4 हम आज सुनने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुराने टेपों की पुनः प्रोग्रामिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला कदम उठाने की इच्छुक रहिए, भले ही वह कितना छोटा क्यों ना हो। इस बात पर मन एकाग्र कीजिए कि आप सीखना चाहते हैं, पूरी तरह चमत्कार होकर रहेगा। कहना कारगर होता है। अब जैसा कि हम थोड़ा समझने लगेंगे कि हमारे विचार और शब्द कितने शक्तिशाली है, तो यदि हमें लाभदायक परिणाम हासिल करना है तो हमें अपनी सोचने और बोलने की शैली को सकारात्मक शैली में परिवर्तित करना होगा। क्या आप अपनी स्ववार्ता को सकारात्मक उद्गार में बदलने की इच्छा रखते हैं? याद रखें, जब कभी आप कोई विचार मन में लाएं और जब कभी कोई बात बोले, तो आप एक उद्गार कर रहे हैं। उद्गार एक आरंभ बिंदु है। यह परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। सार रूप में आप अपने अर्धचेतन मन से कह रहे होते हैं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसा है जो मैं बदलने के लिए कर सकता हूं। जब मैं उद्गार व्यक्त करने के लिए कहती हूं, तो मेरा आशय सचेत होकर ऐसे वाक्य या शब्दों को चुनने से होता है जो या तो आपके जीवन से कुछ निकाल फेंकेंगे या आपके जीवन में कुछ नया सृजित कर देंगे, और आप ऐसा सकारात्मक तरीके से करते हैं। यदि आप कहते हैं, अब मैं और बीमार नहीं होना चाहता, तो आपका अर्धचेतन मन बीमार शब्द को ज्यादा ग्रहण करता है। आपको साफ साफ कहना है कि आप चाहते क्या है। अर्थात आप कहिए, मुझे आश्चर्यजनक ढंग से अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है। अर्धचेतन मन बहुत खराब होता है। इसमें कोई चालबाजी या कूट रचना नहीं होती। ये जैसा सुनता है वैसा ही करता है। यदि आप कहते हैं, मुझे ये कार पसंद नहीं है, तो ये आपको एक बढ़िया सी नई कार प्रदान नहीं करता, क्योंकि ये नहीं जानता कि आपको चाहिए क्या। भले ही आपको नई कार मिल जाए, आप शायद जल्द ही उसे नापसंद कर देंगे, क्योंकि यही तो आप इस विषय में कहते रहे हैं। अर्धचेतन मन तो केवल इतना ही सुनेगा, कार पसंद नहीं करता। आपको अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से सकारात्मक तरीके से कहने की आवश्यकता है। मुझे एक बढ़िया सी नई कार की ज़रूरत है जो मेरी हर ज़रूरत के अनुरूप हो। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो इसे समाप्त करने का एक तीव्रतम तरीका मैंने जो पाया है, वह है इसे प्रेम से आशीष देना। मैं तुम्हें सप्रेम आशीष देता हूँ और तुम्हें अलग करता हूँ। यह तरीका लोगों के लिए, स्थितियों के लिए, वस्तुओं के लिए कारगर होता है। आप इसे अपनी ऐसी आदत के लिए भी आजमा सकते हैं जिनसे आप निजात पाना चाहते हैं। यह बड़ा चमत्कारी माध्यम है। मेरे पास एक वृद्ध इंसान पहुंचा जिसने धूम्रपान करते समय प्रत्येक सिगरेट से कहा, मैं तुम्हें प्यार से आशीष देता हूं और अपने जीवन से तुम्हें बाहर निकालता हूं। कुछ दिनों के बाद सिगरेट के लिए उसकी इच्छा सचमुच काफ़ी हद तक कम हो गई और कुछ ही सप्ताह में यह आदत पूरी तरह समाप्त हो गई। आप अच्छाई के योग्य हैं। क्षण भर के लिए ज़रा सोचिए, वह क्या है जिसे आप बिल्कुल आपके आप चाहते हैं। ज़रा सोचिए और कहिए, मैं अपने लिए जो भी आप चाहते हैं चाहता हूं। यहीं पर मैं हर किसी को अटके हुए पाती हूं। इसका आधारभूत सत्य यही है कि जो हमें चाहिए, हम उसके लायक नहीं हैं। हमारी निजी शक्ति इस बात में निहित होती है कि हम अपने लायक होने का बोध कैसे करते हैं। हमारे लायक न होने का संदेश हमारे बचपन के संदेशों से आता है। पुनः याद रखिए कि हमें ऐसा महसूस नहीं करना है कि हम इन संदेशों के कारण नहीं बदल सकते। प्रायः लोग मेरे पास आकर कहते हैं, लुइस, उद्गार कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। यकीनन फलीभूत होने से उद्गारों का कोई संबंध नहीं है। इससे यही बात सिद्ध होती है कि हम अच्छाई के लायक हैं, इसे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको यकीन है कि आप किसी चीज़ के लायक हैं। इस बात को जानने का तरीका है उसे जोर देकर कहना और उन विचारों पर ध्यान देना जो आपके कहने के साथ ही आते हैं। उसके बाद उन्हें लिख लीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें कागज़ पर देखते हैं तो वे आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। एक ही बात आपको किसी चीज़ के लायक होने या आपको स्वयं को प्रेम करने से रोकती है, और वह है किसी और का विश्वास या मत जिसे आपने सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। जब हम उस पर यकीन नहीं करते तो हम अच्छाई के लायक हैं।
हम अपने भीतर फंसे उन नकारात्मक विश्वासों को बाहर निकाल देते हैं। हमें मात्र इतना विश्वास करना होता है कि जीवन हमें जो भी अच्छे से अच्छा दे सकता है, हम उसके लायक हैं। झूठी व नकारात्मक मान्यताओं की रिप्रोग्रामिंग करने की दिशा में पहला कदम क्या होगा, जो आप अपने जीवन में कुछ नया सृजन करने के लिए उठाएंगे? आप किसी नींव या आधार पर खड़े होंगे। किस तरह की चीज होगी जिसे आप स्वयं के लिए जानना चाहेंगे, विश्वास करेंगे, स्वीकार करेंगे? शुरुआत करने के लिए कुछ ऐसे सुविचार अपनाए जाने चाहिए। मैं उचित हूँ, मैं लायक या योग्य हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को पूर्ण होने की अनुमति देता हूँ। यह अवधारणाएं उन विश्वासों का आधार निर्मित करती हैं जिस पर आप स्वयं को टिका सकते हैं। जब कभी मैं कई व्याख्यान देती हूँ तो व्याख्यान के अंत में कोई ना कोई आकर या मुझे पत्र लिखकर बताता है कि व्याख्यान के दौरान या हॉल में रहने के दौरान उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कभी कभी तो ये बातें छोटी मोटी होती है, लेकिन कभी कभी तो बड़ा नाटकीय मोड़ देखने में आता है। हॉल में से ही एक औरत उठकर मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि उसके स्तन में कैंसर था, जो व्याख्यान के दौरान पूरी तरह गायब हो गया। उसने कुछ सुना और कुछ बाहर करने का निर्णय कर डाला। हम कितने शक्तिशाली हैं, उसी बात का ये एक उदाहरण है। जब हम किसी चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जब हम सचमुच किसी बात को इसलिए पकड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उससे किसी तरह हमारा कोई काम निकलता है, तो चाहे हम कुछ भी कर ले, हम उसे नहीं छोड़ सकते। शायद यह कारगर होगा ही नहीं। किंतु जब हम उसे छोड़ने को तैयार हैं, जैसे कि ये औरत तैयार थी, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा माहौल इससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर सकता है। यदि आप में ऐसी कोई आदत है जिसे आपने अब तक नहीं छोड़ा है, तो आप स्वयं से पूछिए कि ये आपके कौन कौन से काम आती है, इससे आपको क्या मिलता है। यदि आपको उत्तर न मिले तो एक अलग तरीके से पूछिए, यदि ये आदत मुझ में न रहे तो क्या हो? प्रायः यही उत्तर मिलता है, मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। ये बात इस तथ्य से निकल कर आती है कि हमारा अब तक किसी तरह यह यकीन रहा है कि हम बेहतर जिंदगी के लायक नहीं हैं। ब्रह्मांडीय रसोई से आदेश देना। जब आप पहली बार उद्गार व्यक्त करते हैं तो ये सत्य महसूस नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें, उद्गार तो जमीन पर बीज रोपने की तरह है। जब आप जमीन पर कोई बीज रोपते हैं तो आप अगले ही दिन पूरा विकसित पौधा तो प्राप्त नहीं कर लेते। हमें उसके वृद्धिकाल तक संयम रखने की जरूरत होती है। यदि आप उद्गार व्यक्त करते रहते हैं तो या तो जो कुछ आप छोड़ना चाहते हैं उस संदर्भ में आपके उद्गार सत्य सिद्ध होंगे, या उससे आपके लिए एक नया रास्ता निकल जाएगा, अथवा आपके दिमाग में एक सकारात्मक हलचल उत्पन्न होगी, या कोई व्यक्ति आपको फोन कर पूछ सकता है, क्या आपने कभी इसे आजमाया? आपकी अगले कदम के लिए अगुवाई की जाएगी, जो कि आपके लिए सहायक होगी। आप अपने उद्गार वर्तमान काल में ही रखिए। आप उन्हें गा सकते हैं, उन्हें लयबद्ध कर सकते हैं, ताकि वे बार बार आपके दिमाग में गूंजते रहे। याद रखिए कि आप किसी व्यक्ति विशेष के कार्य या कर्म को अपने उद्गारों से प्रभावित नहीं कर सकते। ये कहना कि जॉन अब मुझसे प्रेम करता है एक तरह की चालबाजी है, और ये एक अन्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सामान्यतः इसका आप पर विपरीत प्रभाव होगा। आप बहुत दुखी हो जाएंगे क्योंकि जो आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिल रहा होगा। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं, मुझे एक बहुत अच्छा इंसान चाहता है जो डॉट डॉट है, और उसके साथ संबंध में जिन गुणों की आप अपेक्षा करते हैं उन्हें सूचीबद्ध कर ले। इस तरह आप अपने भीतर की शक्ति को एक ऐसे व्यक्ति से आपके संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे जो संभवतः जॉन की तरह ही है। किसी दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक सीख क्या है, आप इसे नहीं जानते, और आपको उसकी जीवन प्रक्रिया में दखल देने का कोई अधिकार भी नहीं है। आप भी निश्चित तौर पर यही चाहेंगे कि कोई आपकी जीवन प्रक्रिया में दखल न दे। यदि बीमार है तो उसे आशीष दे और उसके लिए प्रेम व शांति प्रेरित करे। ये मांग न करे कि वह ठीक हो जाए। उद्गार व्यक्त करने को मैं इस तरह देखती हूँ, मानो ब्रह्मांडीय रसोई में आदेश देना। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कोई वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, तो आप उसके साथ ये देखने रसोई तक तो नहीं चले जाते कि रसोइये को आदेश मिला कि नहीं, या वह किस तरीके से आपके ऑर्डर वाला भोजन तैयार करेगा। इस दौरान आप बैठकर पानी, चाय या कॉफ़ी पीते हुए आपस में बातें करते रहते हैं। आप मानकर ही चलते हैं कि आपका भोजन तैयार हो रहा है, और जो ही
ये तैयार होगा, आपके सामने आ जाएगा। जब हम उद्गार व्यक्त करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। जब हम ब्रह्मांडीय रसोई में अपना ऑर्डर भेजते हैं तो वह महान रसोइया हमारा उच्चतर स्वयं पर कार्य कर रहा होता है। आप अपनी ज़िंदगी को जिए और जान लिए कि आपका ख्याल रखा जा रहा है। ये एक ऑर्डर है, ये हो रहा है। अब यदि भोजन आ जाए और आप पाते हैं कि ये वह नहीं है जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया था, अब यदि आप में आत्मसम्मान है तो आप उसे वापस भेज देंगे, और यदि आत्मसम्मान नहीं है तो आप उसे ही खा लेंगे। ब्रह्मांडीय रसोई में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। यदि आपको वह न मिले जिसे आप चाहते थे तो आप कह सकते हैं, नहीं, ये तो वह है ही नहीं जो मैं चाहता हूँ। शायद आपने स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया था। यह भी बात छोड़ने वाली ही है। अपने इलाज और ध्यान के अंत में मैं तथास्तु या ऐसा ही हो शब्दों का प्रयोग करती हूँ। इसका कहने का तात्पर्य है, उच्चतर शक्ति अब ये तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारे पास इसे छोड़ता हूँ। साइंस ऑफ माइंड द्वारा सिखाया जाने वाला आध्यात्मिक मन का इलाज काफ़ी प्रभावशाली है। इसके विषय में आप अपने स्थानीय रिलीजियस साइंस चर्च या अर्नेस्ट होम के द्वारा लिखी पुस्तक से ज़्यादा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अर्धचेतन मन की रिप्रोग्रामिंग करना। हमारे द्वारा सोचे जाने वाले विचार संग्रहित होते जाते हैं, और जब हम अपने मन की रिप्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारा कुछ आगे बढ़ जाना बिल्कुल सामान्य व स्वाभाविक है। हम कुछ पीछे हटते हैं और फिर थोड़ा आगे आते हैं। यह अभ्यास का अंग है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नया कौशल है जिसे आप पहले 20 मिनट में ही पूरी तरह सीख सकते हैं। आपको याद है जब आपने पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग करना सीखा, कितना परेशानी भरा था वह। उसमें अभ्यास लगता था। आपको उसकी कार्य पद्धति, उसके नियमों और प्रक्रियाओं को सीखना पड़ता था। अपने पहले कंप्यूटर को मैं मैजिक लेडी के नाम से संबोधित करती थी, क्योंकि जब मैं इसके नियमों को जान लेती थी तो इससे मुझे जो मिलता वह मुझे जादू की तरह लगता था। फिर भी जब मैं सीख रही थी तो जिस तरह से वह मुझे सिखाया करती, उससे मैं लड़खड़ा जाती या गलत दिशा पकड़ लेती थी। फिर मुझे कई पन्ने पढ़ने होते थे और फिर से अभ्यास शुरू करना पड़ता। इन सभी गलतियों से मैं कंप्यूटर की प्रणाली के साथ बहना सीख गई। जीवन की प्रणाली के साथ बहने के लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपका अर्धचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है। इसमें कूड़ा अंदर होता है तो कूड़ा ही बाहर निकला है। यदि आप नकारात्मक विचार अंदर ले जाएंगे तो नकारात्मक अनुभव ही बाहर आएंगे। हाँ, सोचने की नई पद्धति सीखने के लिए इसमें समय तो लगता है। स्वयं में धैर्यवान रहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हैं और पुरानी बातें लौटती हैं तो क्या आप ऐसा कहेंगे, अरे मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं? या फिर आप ऐसा कहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो फिर से नए तरीके से करते हैं? या फिर ऐसा कहिए कि आपने एक मुद्दे को समाप्त कर दिया और ऐसा सोचिए कि आपको इसका सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। जब आप परीक्षण नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि आपने इसे संपन्न किया? इसलिए आप एक बार पुनः वह पुरानी स्थिति निर्मित कीजिए और परखिए कि आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पुराने ढर्रे की प्रतिक्रिया में लौट आते हैं तो आप जान लेते हैं कि आपने सचमुच वह विशेष अध्याय नहीं सीखा तथा आपको और अभ्यास किए जाने की ज़रूरत है। इसका यही अर्थ है। आपको महसूस करना है कि आप कहाँ पहुँचे हैं। इसे परखने का ये एक छोटा सा परीक्षण है। यदि आप अपने उद्गार बदलने लगते हैं, स्वयं के बारे में सत्य के नए कथन कहने लगते हैं, तो आप अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का स्वयं को अवसर देते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य समस्या हो, आर्थिक परेशानी हो या संबंधी की कठिनाइयाँ। यदि आप इस स्थिति में नए तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप किसी और मुद्दे को संभालने की स्थिति में आ रहे हैं तथा अन्य क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ सकते हैं। याद रखें, हम एक समय में कई स्तरों पर कार्य करते हैं। आप किसी सतह पर पहुंचकर सोच सकते हैं, मैंने ये कर लिया है, और फिर कुछ पुराने मुद्दे उभर जाते हैं और आप स्वयं को दुखी पाते हैं और कुछ समय तक आप बेहतर स्थिति में नहीं आते। एक नज़र में ये देखो कि इसमें अंतर्निहित बातें कौन सी है। इसका आशय ये हो सकता है कि आपको कुछ और कार्य करना है, क्योंकि अब आप आगे के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी बात जिसे आप स्वयं से हटाना चाहते हैं और वह फिर उभर आती है, तो ऐसा महसूस मत कीजिए कि आप प्रक्रिया में उतने अच्छे नहीं हैं। जब मैंने पाया कि फिर से उसी मुद्दे का सामना करने से मैं एक गलत व्यक्ति नहीं थी,
तो मेरे लिए आगे बढ़ते रहना सरल हो गया। मैंने स्वयं से कहना सीख लिया, लुइस, आप अच्छा कर रही है, ज़रा देखो आप कितनी दूर आ गई है। आपको कुछ और अभ्यास की ज़रूरत है और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक इस धरती पर किसी खास समय व स्थान पर जन्म लेना निर्धारित करता है। हमने यहाँ कोई विशेष अध्याय सीखने के लिए यही आना चुना है जो हमें हमारे आध्यात्मिक विकासवाद की राह पर आगे बढ़ाएगा। सकारात्मक व स्वस्थ तरीके से जीवन की प्रक्रिया को स्वयं अपने लिए उपलब्ध करने के तरीकों में एक है तुम्हारे अपने से जुड़ी निजी सत्य बातों की घोषणा करना। उन सीमा तय करने वाली मान्यताओं से हटने की सोचो जो उन लाभों को आपके लिए नकारती रही है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। घोषणा कीजिए कि आपके नकारात्मक विचारों का ढांचा आपके मन से मिट जाएगा। अपने भय और बोझ से इतिश्री कर ले, काफ़ी समय से मैं इन विचारों पर यकीन करती रही हूँ और ये मेरे लिए कारगर भी सिद्ध हुए हैं। वह सब कुछ जो मैं जानना चाहती हूँ मेरे लिए प्रकट कर दिया जाता है। जो भी चाहती हूँ वह सही समय पर स्थान के क्रम से मुझे उपलब्ध हो जाता है। जीवन आनंद व प्रेम से भरा हुआ है। मैं स्वस्थ और ऊर्जा से ओतप्रोत हूँ। जहाँ भी मैं कदम रखती हूँ विकास व समृद्धि हासिल करती हूँ। मैं स्वयं में बदलाव लाने और विकास करने की इच्छुक हूँ। मैंने सीखा है कि हम हर वक्त 100% सकारात्मक नहीं रहते और इस बात का अपवाद मैं स्वयं नहीं हूँ। जहाँ तक संभव है मैं जीवन को एक आश्चर्यजनक रूप से खुशियों से परिपूर्ण अनुभव के रूप में देखती हूँ। मैं स्वयं को सुरक्षित मानती हूँ। मैंने इसे अपने लिए एक व्यक्तिगत कानून की तरह निर्धारित कर रखा है। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी मैं जानना चाहती हूँ वह मेरे सामने प्रकट होता है, इसलिए मुझे अपनी आंखें और कान खोलकर रखने की ज़रूरत होती है। जब मुझे कैंसर था तब मुझे याद है मैं सोचा करती थी कि कोई फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट मेरे लिए काफ़ी मददगार होगा। एक दिन मैं किसी व्याख्यान में शामिल होने के लिए पहुंची। सामान्यतः मैं पहली पंक्ति में बैठती हूं क्योंकि वक्ता के निकट रहना मुझे पसंद है, किंतु उस शाम मुझे मजबूरन पिछली पंक्ति में बैठना पड़ा। मेरे बैठने की शीघ्र बाद ही एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट मेरे ठीक बगल में आकर बैठ गया। हम बातें करने लगे और मुझे मालूम हुआ कि वह घर आकर भी सेवा देता था। मुझे उसे खोजना नहीं पड़ा, वह स्वयं ही मेरे पास आ गया। मैं ये भी मानती हूँ कि जिस किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वह सही समय व स्थान के क्रम में मुझे उपलब्ध हो जाती है। जब मेरे जीवन में कुछ गलत होता है तो मैं तुरंत सोचने लग जाती हूँ, सब ठीक है, जो हो रहा है अच्छा है। मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक है। ये एक सीख है, एक अनुभव है और मैं इससे गुजर जाऊंगी। इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे सर्वोत्तम हित में है। सब ठीक है, ज़रा सांसें लो, अच्छा है। स्वयं को शांत करने के लिए मुझसे जो हो सकता है मैं करती हूँ, इसलिए जो हो रहा है उसके बारे में मैं तार्किक रूप से सोच सकती हूँ और बेशक मैं इन सब से निपट लेती हूँ। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन कभी कभी जो बातें बड़ी आपदा सी लगती है अंत में बहुत अच्छी साबित होती है, या कम से कम उतनी बड़ी आपदा तो नहीं रह जाती जितनी वे शुरुआत में लगती थी। हर घटना एक सीख का अनुभव होती है। मैं सुबह, दोपहर और शाम बहुत सी सकारात्मक स्ववार्ता करती हूँ। मैं हृदय के प्रेम को संचारित कर जितना हो सके उतना स्वयं को और दूसरों को प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम हर वक्त विस्तारित होता रहता है। जो मैं आज कर रही हूँ वह 6 महीने या साल भर पहले जो मैं करती थी उससे काफ़ी अधिक है। मैं जानती हूँ कि जो भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ वह सही हो जाता है, इसलिए मैं अच्छी से अच्छी बात स्वयं के लिए सोचती हूँ। एक समय था जब मैं ऐसा नहीं सोचती थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरा विकास हुआ है और मैं निरंतर स्वयं को आजमाती रहती हूँ। मैं ध्यान में भी यकीन करती हूँ। मेरी अपनी समझ से ध्यान शांत बैठकर अंदर के संवाद को रोककर अपने ज्ञान को सुनने की प्रक्रिया है। जब मैं ध्यान करती हूँ तो सामान्यतः अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और गहरी सांस लेकर स्वयं से पूछती हूँ, मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। मैं बैठकर सोचने लगती हूँ। मैं ये भी पूछ सकती हूँ, मुझे क्या सीखना ज़रूरी है या इसमें कौन सी सीख है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमें जीवन में सब कुछ तय करना है और शायद हमें परिस्थितियों से सीखना होता है। जब पहली बार मैंने ध्यान करना शुरू किया तो शुरू के 3 हफ्तों तक मुझे काफ़ी सिर दर्द हुआ। ध्यान मेरे लिए एक नई प्रक्रिया थी जो मेरी सभी सामान्य आंतरिक प्रोग्रामिंग के विपरीत था। फिर भी मैं लगी रही और अंततः सिर दर्द गायब हो गया।
ध्यान के दौरान यदि आपके मन में लगातार नकारात्मक बातें आ रही हैं तो इसका अभिप्राय है कि उन्हें उभरने की ज़रूरत है। इसलिए जब आप शांत होते हैं तो वे मानस पटल की सतह पर उभरने लगती है। सामान्य रूप से नकारात्मकता को स्वयं से दूर होते हुए देखिए, उससे लड़ने का प्रयास मत कीजिए। जब तक ये है इन्हें रहने दीजिए। ध्यान करते करते यदि आपकी आंखें लग जाएं तो भी ठीक है। इस दौरान शरीर जो चाहे उसे करने दे। समयांतराल में संतुलन स्थापित हो जाएगा। आपकी अपनी नकारात्मक मान्यताओं या विश्वासों की रिप्रोग्रामिंग करना काफ़ी शक्तिशाली होता है। इसका एक अच्छा तरीका है अपने उद्गारों को अपनी ही आवाज़ में टेप करना, सोते समय टेप करना। यह आपके लिए काफ़ी मूल्यवान होगा क्योंकि आप अपनी स्वयं की आवाज़ सुन रहे होंगे। इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली आपकी माँ की आवाज़ का रिकॉर्ड किया हुआ टेप होगा, जिसमें वह आपको बता रही हो कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं और वह आपको कितना प्यार करती है। एक टेप तैयार कर लेने के बाद प्रोग्रामिंग शुरू करने के पहले शरीर को आराम देना अच्छा होता है। कुछ लोग शरीर को आराम देने की प्रक्रिया अपने पैर की उंगलियों के ऊपरी छोर से शुरू कर सिर तक लाते हैं। ऐसा वे तनाव उत्पन्न कर और उसे शिथिल करते हुए करते हैं। आप किसी भी तरह ऐसा करें, लेकिन तनाव को शिथिल करें, भावनाओं से हटे, खुलेपन व ग्राह्यता की स्थिति में आ जाए। आप जितना आराम में आएंगे उतनी ही अधिक नई सूचनाओं की ग्राह्यता आप में बढ़ती जाएगी। याद रखें, आप हमेशा स्वयं के प्रभार में और हमेशा सुरक्षित रहते हैं। टेपों का सुनना या स्वचेतना वाली पुस्तकें पढ़ना और उद्गार करना सदा ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर दिन के शेष 23 घंटे और 30 मिनट के दौरान आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि दरअसल यही बात मायने रखती है। यदि आप बैठकर ध्यान करते हैं और फिर खड़े होकर अपने काम में लग जाते हैं तथा किसी पर झल्लाते हैं तो वह भी मायने रखता है। फिर भी दूसरे समय भी उतने ही अहम होते हैं। संदेह को मित्रवत स्मरण दिलाने वाला समझिए। मैं हमेशा यही प्रश्न करती हूँ कि क्या लोग सही सही उद्गार कर रहे हैं और क्या वे सही प्रक्रिया अपना रहे हैं। संदेह के प्रति मेरा नज़रिया आपसे ज़रा हटकर है। मेरा मानना है कि अर्धचेतन मन हमारे शरीर के सोलर प्लेक्सस भाग में है, जहाँ आप अपनी भावनाओं को ले जाते हैं। जब अचानक कुछ होता है तो क्या आप इस हिस्से में सेहरन से महसूस नहीं करते? यहीं पर आप सब कुछ संग्रह करते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब से आज तक हमारे द्वारा ग्राह्य किया हुआ प्रत्येक संदेश, हमारे द्वारा किया गया हर काम, हमारे द्वारा की गई हर एक बात इत्यादि सब कुछ सोलर प्लेक्सस एरिया के फाइल कैबिनेट में सूक्ष्मतापूर्वक संग्रह हो गया है। जब हम कोई बात सोचते हैं या हमें कुछ अनुभव होता है तो संदेश अंदर चले जाते हैं और उपयुक्त फाइल में संग्रहित हो जाते हैं। हम में से कई लोगों की फाइलों में कुछ इस तरह की बातें होती हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अमुक काम कभी नहीं कर पाऊँगा, मैं इसे सही ढंग से नहीं करता हूँ। हम वस्तुतः पूरी तरह से इन फाइलों के नीचे दब गए हैं। अचानक हम ऐसे उद्गार व्यक्त करते हैं, मैं बहुत अहम हूँ और स्वयं से प्रेम करता हूँ। तो अर्धचेतन मन के संदेशवाहक इस बात को चुन लेते हैं और कहते हैं, ये क्या है, ये जाता कहाँ है, इसे हमने पहले तो कभी नहीं देखा। इसलिए संदेशवाहक संदेश को बुलाकर कहते हैं, संदेह, यहाँ आओ और देखो कि क्या हो रहा है। तुम हमेशा ही इन दूसरी बातों को करते रहे हो। चेतन स्तर पर हम दो तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम कह सकते हैं, ओह तुम ठीक कहते हो, मैं बेकार हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मुझे दुख है, ये सही संदेश नहीं है। और ऐसा कहते हुए हम पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। या फिर हम संदेह से कह सकते हैं, ये पुराना संदेश था जिसकी अब मुझे कतई आवश्यकता नहीं है, ये एक नया संदेश है। संदेह से एक नई फाइल शुरू करने के लिए कहो, क्योंकि अब आगे इस तरह के प्यार भरे संदेश आते रहेंगे। संदेह से मित्रवत व्यवहार रखने की कोशिश करो, दुश्मन की तरह नहीं, और आपसे प्रश्न करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करो। इस दुनिया में आप क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बैंक मैनेजर हैं, बर्तन साफ करने वाले हैं, गृहिणी हैं या सैनिक है। आपके अंदर ज्ञान है जो कि सार्वभौमिक सत्य एकाकार है। जब आपकी इच्छा भीतर झांकने और इस तरह के साधारण प्रश्न करने की हो, जैसे यह अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, और यदि आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो उत्तर आपके सामने होगा।
हम में से कई दुनियादारी के कामों में इधर उधर दौड़ भाग करते इस तरह व्यस्त है कि हम कुछ नहीं सुनते हैं। अपनी ऊर्जा किसी दूसरे व्यक्ति के सही गलत के पैमाने पर नष्ट मत करो। वे हम पर तभी हावी हो पाते हैं जब हम उन्हें हावी होने देते हैं। बहुत सी संस्कृति में महिलाएं अपनी ऊर्जा पुरुषों को देती हैं। वे ऐसी बातें करती हैं, मेरे पति इसकी इजाज़त मुझे नहीं देंगे। तो यही है अपनी ऊर्जा किसी को देना। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसे स्थान में बंद कर लेते हैं जहां आप तब तक कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक आपको दूसरे व्यक्ति से इजाज़त न मिले। आप जितने ज़्यादा खुले दिमाग के होंगे आप उतना ज़्यादा सीख सकेंगे। एक महिला ने एक बार मुझे बताया कि जब उसकी शादी हुई तब वह खुलकर अपनी बातें नहीं कहा करती थी, क्योंकि कुछ इसी तरह के परिवेश में वह पली बढ़ी थी। उसे ये महसूस करने में सालों लग गए कि शर्तों में घिरी होने के कारण वह एक कोने में कैद होकर रह गई थी। वह अपनी समस्याओं के लिए अपने पति व अपने ससुराल वालों को दोष देती रहती थी। अंततः उसने अपने पति से तलाक ले लिया, किंतु तब भी कई ऐसी बातों के लिए वह अपने पति को ही कोसा करती थी जो अब उसके जीवन में नहीं था। उसे अपने मूलभूत ढांचे को पुनः जानने और अपनी शक्ति को वापस हासिल करने में 10 वर्ष लगे। मन के दूसरे हिस्से में उसे महसूस होता था कि अपनी बात न कहने के कारण और स्वयं का प्रतिनिधित्व न करने के लिए वही जिम्मेदार थी, न कि उसका पति एवं उसकी ससुराल पक्ष के अन्य लोग। आप जो कुछ पढ़ते हैं उसके आधार पर भी अपनी शक्ति किसी को मत दीजिए। मुझे याद है वर्षों पहले मैंने किसी पत्रिका में कुछ लेख पढ़े थे और उन लेखों में वर्णित प्रत्येक विषय से संबंधित जानकारी रखती थी। मेरी राय में वे सूचनाएं पूरी तरह त्रुटि युक्त थी। उस पत्रिका की सारी विश्वसनीयता मेरी नज़र में ख़त्म होकर रह गई और इन वर्षों के दौरान दोबारा मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा। आप अपने जीवन के स्वयं अधिकारी हैं, इसलिए ऐसा कतई न सोचिए कि जो बातें मुद्रित स्थिति में आपके सामने रखी जाती हैं वे हमेशा सही होती है। टेरी कोल निकमेकर नाम के एक प्रेरणादायी वक्ता ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है व्हाट यू थिंक ऑफ मी इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। अर्थात आप जो भी मेरे विषय में सोचते हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अंत में आप जो कुछ मेरे विषय में सोचते हैं वह तरंगों के रूप में आपसे बाहर निकल रहा है और पुनः वापस आएगा। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हम सचेत होते जाते हैं। हम अपना जीवन परिवर्तित करना आरंभ कर सकते हैं। यकीनन जीवन आपके लिए है, आपको मात्र पूछना ही होता है। आप जो चाहते हैं मुझे बताइए और फिर अच्छाई होने दीजिए। तो दोस्तों, महान विचारक और लेखिका लुइस एल हे द्वारा लिखित द पावर इज़ विद इन यू का ये हिंदी अनुवाद जीत का जश्न, इस किताब का भाग 1 का अध्याय 4 यहाँ पर पूर्ण होता है। दोस्तों, ये मेरी 50वीं वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान आप अपने रिश्तेदारों में अगर बांटते हैं तो उनके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।